नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभी 10 टिकट लोकसभा के घोषित किए हैं। बीजेपी पहले ही 24 टिकट घोषित कर चुकी है और इसको लेकर अब एक सीधी जो है लड़ाई, जिसे कहना चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार अब मैदान में सामने आ चुके हैं। एक हल्की सी तस्वीर कांग्रेस के टिकट की घोषणा के बाद बनती नजर आ रही है। किस तरह का माहौल बनेगा, कौन सी पार्टी अपना प्रचार पहले शुरू करेगी और जैसे कि दोनों पार्टियों में टिकट को लेकर अंतिम निर्णय होने वाले हैं, उस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं फ्री प्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर नितेन शर्मा से। नितेन जी, आपका स्वागत है। तो कांग्रेस ने अपने 10 टिकट आखिरकार घोषित कर दिए और जैसा कि माना जा रहा था कि बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा जाएगा, तो उसमें से अभी कुछ नाम नहीं आए हैं। तो इन 10 टिकटों में आपको क्या लगता है कि एक तस्वीर हल्की सी बन रही है लोकसभा चुनाव के पहले की? देखिए, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा संभाल कर कदम रख रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस समय कांग्रेस के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले, तो कांग्रेस में भी एक डर का माहौल है। और एक बार कांग्रेस के साथ ये हो भी चुका है कि जब भागीरथ प्रसाद जी को भिंड से टिकट दिया था कांग्रेस ने, टिकट मिलने के बाद वो भाजपा में चले गए थे और भाजपा के टिकट से भिंड से चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे। वो जीत गए थे चुनाव जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस थोड़ी सी सशंकित है कि ऐसा ना हो कि कुछ एक दो लोग ऐसे निकल जाएं कि जिनको अभी कांग्रेस टिकट दे और बाद में वो पार्टी छोड़ दें। तो भाजपा के 24 टिकट आ चुके हैं, कांग्रेस ने अभी 10 टिकट दिए हैं। तो कांग्रेस ने उन 10 टिकट में से अधिकांश ऐसी सीटों पर टिकट दिए हैं जो नेता कहीं ना कहीं उनके नए नेता हैं और जिनको टिकट देकर एक संभावना कि उनमें से कोई पार्टी छोड़ेगा वो ना हो। जैसे कि धार में राजू खेड़ी का नाम चल रहा था। हाँ। तो वो चले गए। हाँ। ये भी कयास लगा रहे थे कि क्या सुरेश पचौरी जी को होशंगाबाद से दें, लेकिन वो भी चले गए। 2 लोग, अरुणोदय चौबे का नाम सागर से माना जा रहा था, वो भी जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये उदाहरण है, ये एक सशंकित है कांग्रेस। हाँ। और इसीलिए थोड़ा सा संभाल कर टिकट वितरण कर रही है। तो शायद यही कारण होगा कि अभी 19 टिकट रोक कर रखे हैं कि भाजपा के मुझे लग रहा है कि 5 टिकट आज कल में जारी हो जाएंगे जी। तो पूरे भाजपा के 29 टिकट हो जाएंगे। उसके बाद आप देखना कांग्रेस की 19 की सूची भी आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने इस बार 2-3 प्रयोग करे हैं, जैसे हम कहें। हाँ। एक प्रयोग कांग्रेस ने यह किया है कि नए लोगों को मौका दिया है। कुछ जो नाम आमतौर पर जो पत्रकारिता में भोपाल में पत्रकारिता कर रहे हैं या बड़ी जगह पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने वो नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन वो स्थानीय नाम है। जैसे पोललाल खड़ते का नाम मान ली, खरगोन से। ये सेंधवा से विधानसभा के चुनाव में दावेदार थे। इनको सेंधवा से टिकट नहीं मिला था उस समय, लेकिन इनको आश्वासन दिया था कि आपका कुछ ना कुछ करेंगे। उनको लोकसभा में लड़ाया है। देवास से राजेंद्र मालवी जो हैं, वो राधा किशन मालवी के बेटे हैं, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। वहां से सज्जन सिंह वर्मा का भी नाम चल रहा था। सज्जन सिंह वर्मा का भी नाम चल रहा था, लेकिन ये एक नए चेहरे को मौका दिया है राजेंद्र मालवी के रूप में। बैतूल से रामू टेकाम पिछला चुनाव हारे थे, लेकिन बैतूल में रामू टेकाम से बेहतर चेहरा कोई नहीं था, तो इसलिए उनको टिकट दिया है। धार से आप देखें कि राधेश्याम मोबेल भी नया नाम है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के समर्थक हैं। मनावर से दावेदार थे इस बार। वो जब मनावर से टिकट चाहते थे, इन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया था विधानसभा में, लेकिन फिर पार्टी ने मनाया तो ये मान गए थे और उसके बाद जो है इनको चुनाव में उतारा। जैसे टीकमगढ़ से चुनाव में उतारा है पंकज अहिरवार को। पंकज अहिरवार भी जतारा से दावेदार थे और वहां पर जो स्थानीय स्थिति है, क्योंकि पिछली बार किरण अहिरवार चुनाव लड़ी थी और टीकमगढ़ में करीब, जिसे हम कहें कि 5 लाख के करीब जो है वो अहिरवार वोटर हैं। तो वो एक जातिगत समीकरण साधने का प्रयास करा है। और खासतौर बुंदेलखंड में देखा जाता है कि जातिकरण समीकरण ज्यादा चलते हैं वहां पर। तो जब, जिसे हम कहने में मतलब कोई संकोच नहीं है कि इस समय देश में जो एक चुनाव हो रहा है वो एक मोदी प्रभाव पर चुनाव हो रहा है। मतलब इस समय अगर देश में चुनाव का कोई सबसे बड़ा फैक्टर है तो वो मोदी फैक्टर है। तो उस मोदी फैक्टर के सामने ये माना जा सकता है कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो उनके हिसाब से ठीक है। मतलब भाई, जैसे सीधी में कमलेश्वर पटेल जो है वो एक ठीक उम्मीदवार माना जा सकता है। हालांकि वो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो 2 ही विकल्प थे, या तो अजय सिंह को चुनाव लड़ाते आप फिर से, या कमलेश्वर पटेल को चुनाव। पर जैसा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं और उन्हीं के समर्थक कहते हैं कि वो शायद चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे अजय सिंह, और इस बार विधानसभा चुनाव जीते तो काम करने के इच्छुक थे, तो इसलिए फिर कमलेश्वर पटेल एक दूसरी चॉइस। 3 विधायकों को आप देखिए, 10 में से 3 विधायक हैं। भिंड से फूल सिंह बरैया को चुनाव लड़ाया है, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनाव लड़ाया है और ओमकार सिंह मरकाम को मंडला से चुनाव लड़ाया है। तो कांग्रेस ने 3 विधायकों को भी उतारा है। तो एक, जिसे कहें कि जो बेस्ट
कैंडिडेट हो सकता था या बेस्ट पॉसिबल हो सकता बेस्ट था, पॉसिबल वो कोशिश कांग्रेस ने करी है, ऐसा माना जा सकता है। अब हम इनके सामने जैसे कि 10 सीटें हो गई हैं, 10 में से 8 सीटों पे तो हमको बीजेपी के उम्मीदवार पता है, 2 सीटें तो उनने अभी तय नहीं की हैं जो छिंदवाड़ा और धार की हैं, और बाकी 3 सीटें इंदौर, उज्जैन और भोपाल ये भी तय होना है, तो ये तो कांग्रेस ने भी तय नहीं की है। 8 सीटों में आप कैसा मुकाबला देखते हैं कि कितने उम्मीदवार टफ है? जैसे गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो गणेश सिंह उसमें हार चुके थे, लेकिन लोकसभा का गणित अलग होता है। ऐसी कुछ सीटें हैं जिन पर कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। देखिए, 2-3 फैक्टर इस इलेक्शन में बहुत काम कर रहे हैं। यदि आप विधानसभा चुनाव पे जाएंगे तो फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनाव हारे थे और गणेश सिंह भी चुनाव हारे थे, बिल्कुल, और बल्कि गणेश सिंह तो इन्हीं सिद्धार्थ कुशवाहा से विधानसभा का चुनाव हारे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में सिनेरियो चेंज हो जाता है, विधानसभा एक और फिर उसी लोकसभा चुनाव में उस क्षेत्र की 7 से 8 विधानसभा आती है, तो वो सिनेरियो बदल जाता है। दूसरा, इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, देखिए विधानसभा चुनाव में जब ये कहा जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, ये सारी चीजें कही जा रही थी, उसके बाद जो है जो रिजल्ट आए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे कि ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं कि 163 सीट भाजपा जीतेगी, कांग्रेस 66 पे रह जाएगी। तो लोकसभा चुनाव में तो ऐसा भी माहौल नहीं है, लोकसभा चुनाव का भी ऐसा माहौल नहीं है कि मध्य प्रदेश में कहा जा सके कि साहब भाजपा और कांग्रेस के बीच में बड़ी कांटे की लड़ाई है। तो जब ये कांटे की लड़ाई नहीं है तो चाहे वो सतना की सीट हो, चाहे वो मंडला की सीट हो, चाहे वो धार की सीट हो, यहाँ सारी जो सीटें हैं यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक प्लस पॉइंट है, एक एज है, 2 चीजों का, एक विधानसभा चुनाव के नतीजे का एज है, तो दूसरा जो देश का इस समय माहौल है उसका एज है। तो हाँ, मैं उसी पे आने वाला था नितिन जी। आप जैसा कि अब जिस तरह से बीजेपी का कॉन्फिडेंस लग रहा है, बीजेपी जिस तरह से प्रचार कर रही है, उसने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, 24 उम्मीदवार मैदान में है, पार्टी का संगठन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, बूथ वर्कर्स निकल चुके हैं, रथ उन्होंने निकाल दिए हैं, डिजिटल रथ हैं। आपको लगता है कि ये एक बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मोदी के अंडर करंट से मैच कर रहा है? मोदी का अंडर करंट है क्या अभी मध्य प्रदेश जैसे उनके बीजेपी के गढ़ में? देखिए, दोनों चीजें हैं इसमें। एक, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद देश में एक माहौल है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी एक फैक्टर बहुत बड़ा इस इलेक्शन में काम कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, इसका जवाब नहीं है। बिल्कुल, जो गठबंधन इंडिया बना था वो भी धीरे धीरे करके टूट गया। नीतीश कुमार को उन लोगों ने जो है कोशिश करी थी कि वो किसी तरह से, देखिए मायावती ने बोल दिया वो अकेले चुनाव लड़ रही है, नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ आ गए हैं, उधर टीडीपी से समर्थन हो गया, चंद्रबाबू से गठबंधन हो गया है। तो जो चीजें, ऐसा नहीं कहेंगे कि बीजेपी की एक खास बात है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर या राम मंदिर के बाद भी बीजेपी अपनी वर्किंग में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे वहां पर अकाली दल से बात करने का मामला हो, चाहे टीडीपी से समझौते की बात हो, या जो है वो नीतीश कुमार को साथ लेने की बात हो। तो अपना जो चुनावी गणित है, आप देखिए कल ही जैसे हरियाणा में हुआ, तो बीजेपी, भाई देखिए आप इलेक्शन जब घोषित होने वाला उसके 2 दिन पहले मुख्यमंत्री बदल देना, मतलब बीजेपी ऐसा नहीं है कि मोदी लहर है तो हम तो किसी कोई चिंता नहीं करेंगे चुनाव की। बीजेपी चुनाव मतलब कहीं बूथ की बैठकें चल रही हैं, कहीं रथ रवाना हो रहे हैं, कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, तो नीचे की जो ग्राउंड पर वर्किंग है वो भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त कर रही है। केवल इस भरोसे में नहीं है कि साहब मोदी की लहर है या कोई मोदी वेव हो सकती है या मोदी का कोई अंडर करंट है तो अपन तो जीत ही जाएंगे, वो वाली बात नहीं है। इसके उलट कांग्रेस में अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे कार्यकर्ता छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं या दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। एक कांग्रेस में अभी वो उनको जो है वो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा सबसे पहले, तो कांग्रेस शायद उसी में व्यस्त है, ऐसा लग रहा है। इसके साथ देखिए कभी कभी होता ही है कि विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस के साथ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि उनका कार्यकर्ता जो है वो मोटिवेट नहीं हो पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जब कांग्रेस में जो है वो चुनाव हारी, उसके बाद जो है वो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का नया आ गए, वो इशू चल ही रहा था, वो अपने आप को सेट कर रहे थे। तो 8 दिन कांग्रेस में लगातार एक ही बात चलती रही कि कमलनाथ जी जो हैं वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। कभी ये बात आई कि नकुलनाथ जी भाजपा जा सकते हैं, कभी दिल्ली में पहुंच गए हैं, ये सब चीजें चलती रही, उससे कार्यकर्ता डिमोलाइज हुआ। उसके बाद जो है वो ये सब खत्म ही नहीं हुआ था कि सुरेश पचौरी जैसा बड़ा नेता जो है उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली।
साथ में उसके 2 पूर्व विधायक चले गए, इधर जो है जबलपुर के महापौर ने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो पूरी स्थिति है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के मनोबल को तोड़ रही है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और दूसरा, एक ये मैसेज जा रहा है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत है, कांग्रेस कमजोर है, इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस को इस पूरे इलेक्शन में अगर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये हो रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो अब उसमें उतनी ताकत के साथ वो लोकसभा चुनाव में लड़ेगा, फिलहाल ये दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, जो इंडी अलायंस का प्रेजेंस हमको क्या नजर आ रहा है, जो इंडिया जो है वो अलायंस जो है वो उसने खजुराहो से एक समाजवादी पार्टी को टिकट कांग्रेस में दे दी है, लेकिन उधर ममता बनर्जी ने अधीर रंजन के खिलाफ अपने खास कैंडिडेट को उतार दिया है, और दूसरी जगह भी जो पार्टनर्स थे उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये अधूरी तैयारी है इंडिया अलायंस की और वो बीजेपी को उस तरह से चुनौती नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं होती कि आपकी विचारधारा आपस में मिलती है। गठबंधन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सीट शेयरिंग, जो जिताऊ कैंडिडेट दोनों में जो सीट शेयरिंग होती है कि भाई ये इतनी सीट पे हम लड़ेंगे, इतनी सीट पे तुम लड़ेंगे, और कौन सी सीट पे लड़ेंगे, आपको कौन सी हम सीट देंगे जिसमें आप चुनाव जीत सकते हो, हम कौन सी सीट लेंगे जिसमें हम चुनाव जीत सकते हैं। तो गठबंधन की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सीट शेयरिंग, कौन सी सीट, क्योंकि आपको आपके 4 नेताओं की कुर्बानी भी देना पड़ता है जब गठबंधन होता है। मान लीजिए उस सीट से आपका कोई नेता दावेदार था, आपको उसको मना करना पड़ता है कि भाई अपन ने ये सीट जो है वो दूसरे को दे दी है, इसलिए तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। आपका जो वहां वोटर है उसको उस पार्टी के फेवर में शिफ्ट करना पड़ता है। मतलब गठबंधन करने के बाद इलेक्शन लड़ना बहुत बड़ा काम होता है। जैसे खजुराहो में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीट दे दी, अब कांग्रेस का वर्कर यदि वहां काम नहीं करेगा तो समाजवादी पार्टी कितना भी जोर लगा ले वो खजुराहो में भाजपा को टक्कर भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि उनका वर्कर तो है ही नहीं वहां पर। वहां वर्कर किसका है? वहां वर्कर कांग्रेस का है। और कांग्रेस का वर्कर अगर ये मान के बैठ गया कि हम तो यहां चुनाव लड़ ही नहीं रहे, और वो वर्कर दूसरी सीटों पर शिफ्ट हो गया, मान ली खजुराहो लोकसभा सीट का वर्कर है, वो कुछ टीकमगढ़ चला गया, कोई सतना चला गया, कोई सागर आ गया, तो और उस सीट पे उसने कहा कि अपने दूसरे नेताओं के साथ लिए काम करने चला गया, तो खजुराहो में जो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो तो चुनाव शुरू होते से ही हार जाएगा, क्योंकि उसके पास क्योंकि उसके पास तो वहां वर्कर है ही नहीं। कहां से लाएगा? टीएमसी में बड़ौदा से यूसुफ पठान को ले आई है ममता बनर्जी। अब आप सोचिए कि यूसुफ पठान एक अलग क्रिकेटर है, एक अलग नाम है, उनकी अलग इमेज है, अब वो कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाएंगे ना वो तो। देखिए, बिल्कुल ये जो है सीट शेयरिंग का मतलब ये पिछली बार भी ममता बनर्जी ने इस फार्मूले को अपनाया था। जब उन्होंने महुआ मोहित्रा को भी उतारा था, फिल्म स्टार भी जो है वो 1-2 उतारे थे, तो पिछली बार भी इस फार्मूले को अपनाया था। अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने जो दल चुनाव लड़ रहे हैं, यदि हम उनका आकलन करें तो उनमें कोई सबसे बेहतर चुनाव लड़ता है तो वो टीएमसी लड़ती है। पिछली बार हो सकता है कि लोकसभा में उनको सीटें भाजपा को वहां ठीक ठाक मिल गई हों, लेकिन विधानसभा में फिर टीएमसी जीती। बिल्कुल। तो ये माना जाए कि वहां पर चुनाव जो लड़ती है वो टीएमसी बहुत अच्छा चुनाव लड़ती है। कांग्रेस को भी भाजपा से ऐसे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। यदि आप भाजपा को टक्कर देना चाहते हो, बिल्कुल, तो आपको ऐसे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सा वोट मिल रहा है, भाजपा का कोर वोट कौन सा है, आपका कोर वोट कौन सा है, आपको अपने वोट को रोकना है, बीजेपी का कौन सा वोट आप अपने फेवर में ला सकते हो। लेकिन यदि हम नॉर्थ के स्टेट्स की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो या राजस्थान हो, इन सारे स्टेट में ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना रही है, कोई बहुत रणनीति बना रही है और फिर इलेक्शन लड़ेगी। ऐसा फिलहाल जो है, क्योंकि कल ही जैसे लिस्ट जारी हुई उसमें रतलाम का नाम नहीं है। अब कांतिलाल भूरिया के समर्थक डाउट में आ गए होंगे। कल पहली लिस्ट में कांतिलाल भूरिया का नाम नहीं आया। सबसे बड़े दावेदार वही हैं कांतिलाल भूरिया। अभी जो लिस्ट जारी हो रही, जब कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे, दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, अजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, सुरेश पचौरी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो जो सबसे बड़ा नेता, यदि इन सब फ्रंट रो का कोई नेता चुनाव लड़ रहा है इस बार, तो वो कांतिलाल भूरिया हैं। और दूसरे अरुण यादव हो सकते हैं अगर खंडवा से उनको टिकट मिलता है तो, या गुना जाना चाहे, या गुना वो जाना चाहे, जहां से भी लड़ना चाहे। तो यदि आपने कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव का नाम पहली सूची में जारी नहीं किया, तो आपने उन दोनों क्षेत्रों में एक पहली जो लड़ाई थी उस पे आप कहीं ना कहीं पीछे आ गए, बैकफुट पे आ गए। उसमें आप बैकफुट पे आ गए कि अगर कांतिलाल भूरिया को मतलब संशय की स्थिति निर्मित कर दिया। हाँ, अब कांतिलाल भूरिया को टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अभी तो रतलाम में यही चर्चा चल रही होगी ना। बिल्कुल।
जब 10 जारी हो सकते थे तो आप कांतिलाल भूरिया का टिकट भी कल जारी कर देते, जब सामने ये पता है चुनाव कौन लड़ रहा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी जो रणनीति बनाना चाहिए उस रणनीति को बनाने में अभी उतनी जो है वो सफल दिखाई नहीं दे रही है जैसी चुनाव में बनती है। फिर भी आपको क्या लगता है कि बीजेपी को एक तरह से टक्कर दे सकती है? क्योंकि जैसे सागर में हमने सोचा, या दूसरी जगह आपके जो छिंदवाड़ा में हमने सोचा, बीजेपी ने कहा कि भाई हम इसको निकाल ले जाएंगे। तो छिंदवाड़ा में जैसी स्थिति बीजेपी की है वैसी स्थिति रतलाम में या सागर में भी निर्मित हो सकती है। अगर हम सीटों की बात करें, हम सीट्स की बात करें, तो छिंदवाड़ा की सीट आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है जी। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि यदि किसी लोकल व्यक्ति को टिकट दिया, भले ही वो विवेक साहू हो या मोनिका बट्टी हो, तो वहां पर स्थानीय गुटबाजी इतनी अधिक है कि यदि किसी लोकल व्यक्ति को टिकट दिया तो जो दूसरा एक पक्ष रहेगा भाजपा का, अभी वहां पर जो पूर्व मंत्री चंद्रभान सिंह, मोनिका बट्टी, ये 2 दिन पहले भोपाल में सारे नेताओं से इस बात के लिए मिले कि विवेक साहू को टिकट ना दिया जाए। बिल्कुल सब नेताओं से मिले। जब ये विवेक साहू को टिकट ना दिए जाने की पैरवी खुलेआम कर रहे हैं, उसके पहले करीब 5 वहां के पूर्व विधायक आके, रमेश दुबे थे जो चुनाव लड़े थे, उत्तम ठाकुर थे, ये सारे नेताओं से मिले थे कि विवेक साहू को टिकट ना दिया जाए। बिल्कुल। जब आप मान लें कि छिंदवाड़ा की भारतीय जनता पार्टी के 60 से 70% लोग भोपाल में इस बात के लिए घूम रहे हों कि इस व्यक्ति को टिकट ना मिले, तो जब उस व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो क्या वो उसके लिए काम करेंगे? और वो अगर काम नहीं करेंगे, बूथ पर कार्यकर्ता अगर काम नहीं करेगा तो कैसे चुनाव जीतोगे? तो वहां पर ये समस्या है। तो वो एक, जिसे मैं कहूं कि मैं उसको कांग्रेस की मजबूत सीट मानता हूं। लेकिन उसमें कैंडिडेट के हिसाब से अगर देखें तो मैं आपको और बताता हूं, जैसे मंडला की सीट है, ओंकार मरकाम 4 बार से वहां विधायक है, फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार के सांसद हैं, लेकिन वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते अभी विधानसभा का चुनाव हारे हैं। तो मंडला की सीट यदि कोई बहुत अंडर करेंट मोदी का नहीं रहेगा तो वो एक अच्छी टक्कर वाली सीट हो सकती है। ऐसी स्थिति सतना में हो सकती है कि गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा अभी चुनाव लड़े थे, और यदि वहां से बहुजन समाज पार्टी से कोई ब्राह्मण कैंडिडेट हो जाएगा, जो पिछली बार सतना में हुआ था कि रत्नाकर चतुर्वेदी जो है वो चुनाव लड़े थे। हाँ। अगर कोई ब्राह्मण फिर चुनाव लड़ लेगा सतना से बसपा से, तो आप ये माने कि ब्राह्मण वोट यदि शिफ्ट हो गया तो गणेश सिंह जो है वो एक टक्कर के सीट पर आ जाएंगे। फिर से उनको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए 2-3 सीटें ऐसी जहां भी कैंडिडेट नहीं आए भाजपा के, जैसे धार, बालाघाट, यहां पर कैंडिडेट नहीं आए हैं। ये सीट भी ऐसी हैं जो हम ये मान सकते हैं कि जहां पर कांग्रेस जो है वो आज की स्थिति में एक मुकाबला करने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति दमोह में बन रही है। दमोह में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आ गया है, कांग्रेस का नहीं आया है। लेकिन दमोह की सीट भी ऐसी, क्योंकि राहुल लोधी उपचुनाव में विधानसभा चुनाव हारे थे, और वहां पर लोधी वर्सेस ऑल की स्थिति अगर बन गई जो विधानसभा में बनी थी, अगर जयंत मलैया को नहीं मना पाए, बाकी नेता ठीक से, गोपाल भार्गव बेटे के लिए टिकट चाहते थे, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी दमोह में आता है लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं इन सीटों पर थोड़ा सा मुकाबला दिखाई दे सकता है। नहीं, लेकिन विधानसभा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि विधानसभा में चुनाव हारे हुए और लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें 7-8 विधानसभाएं आती हैं, तो जहां तक हमारी पार्टी के नेताओं से बात होती है, उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में एकदम क्लियर है मैंडेट, जनता जानती है कि उनको किसको वोट देना है, मोदी के लिए वोट करना है, इसलिए हम लोग को उसकी चिंता नहीं है। हालांकि जमीनी स्तर पर वो कार्यकर्ता, बूथ वर्कर्स जा रहे हैं, वहां पर रैली कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नेताओं को सक्रिय कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में मैं वापस लौटता हूं। छिंदवाड़ा की बात जो कही गई थी, तो उसमें एक जो कैंडिडेट है प्रोबेबल, वो है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल अगर छिंदवाड़ा में से चुनाव लड़ते हैं नकुल नाथ के खिलाफ, तो आप उस स्थिति पे क्या देखते हैं, क्या हालात बनेंगे? मैं मानता हूं सबसे अच्छा चुनाव होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी यदि किसी बाहर के व्यक्ति को चुनाव लड़ाए, वो प्रहलाद पटेल हो सकते हैं, वो नरोत्तम मिश्रा हो सकते हैं, वो कोई और भी नेता हो सकता है, लेकिन यदि वो छिंदवाड़ा का लोकल लीडर ना होकर कोई बड़ा चेहरा होगा, जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने 1997 में किया था, जब उपचुनाव में कमलनाथ जी के खिलाफ सुंदरलाल पटवा चुनाव लड़े थे। सुंदरलाल पटवा छिंदवाड़ा के तो नहीं थे, सुंदरलाल पटवा जी का छिंदवाड़ा में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब उनको भेज कर चुनाव लड़ाया, तो आप सोचिए कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी वो बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, क्योंकि स्थानीय गुटबाजी खत्म हो गई थी जब पटवा जी पहुंचे। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को यदि छिंदवाड़ा से चुनाव जीतना है तो उनको कोई बाहर का बड़ा चेहरा चुनाव लड़ाना पड़ेगा, जिससे स्थानीय गुटबाजी खत्म हो जाए और प्रहलाद पटेल वो बड़ा चेहरा
बन सकते हैं वहां पर, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो ये सब गणित, ये सब जो समीकरण है, ये तो पार्टी के नेताओं को पता है। ऐसे पिछली बार भी ये भी पता था कि अगर आपको जो चुनाव जीतना है छिंदवाड़ा का, तो आपको वहां पे प्रधानमंत्री की सभाएं करानी पड़ेंगी और एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा। पिछली बार नहीं हुआ, इस बार आपको लगता है ऐसा होगा? इतने सीरियसली ले रहे हैं वो लोग? देखिए, ये कह तो रहे हैं, लेकिन जो वर्किंग है उसमें यदि आप टिकट पर ध्यान नहीं देते, आप वहां के स्थानीय समीकरणों को ठीक नहीं करते, दूसरा यदि वहां पर प्रधानमंत्री का प्रॉपर प्रचार नहीं होता, क्योंकि 2014 में भी यही हुआ था कि कई बार ये प्रोग्राम बना के छिंदवाड़ा पीएम की रैली कराई जाए, लेकिन छिंदवाड़ा पीएम की रैली नहीं हुई। 2019 में तो पीएम ने रैली की थी छिंदवाड़ा में, लेकिन 2014 में रैली नहीं की थी। तो अगर प्रधानमंत्री की रैली होती है, आप प्रचार करते हो, कोई बड़ा कैंडिडेट देते हो, तो ऐसा नहीं है कि जब छिंदवाड़ा आप एक बार जीत चुके हो तो छिंदवाड़ा भाजपा नहीं जीत सकती। लेकिन छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है कि नहीं चाहती, ये कहना अलग बात है कि हम 29 के 29 जीतना चाहते हैं। हकीकत में कितना भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है छिंदवाड़ा जीतने में, वो बहुत सारे फैक्टर जो अभी सामने आएंगे उसमें सामने आ जाएगा। क्योंकि एक ही अलग बात होती है कि छिंदवाड़ा का कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहा है या छिंदवाड़ा के साथ पार्षद ने ज्वाइन कर लिया, वो अलग बात। लेकिन वो जो नीचे चुनाव का माहौल है, वो भारतीय जनता पार्टी को जब तक अपने फेवर में नहीं लाएगी, तब तक छिंदवाड़ा में चुनाव जीतना भाजपा के लिए माहौल कोई अच्छे कैंडिडेट से ही बनेगा। माहौल के लिए सबसे पहले कैंडिडेट होता है। और ऐसी स्थिति में जबकि पिछली बार लाखों से जीते थे और पिछला चुनाव वो 35,000 से जीते हैं, तो गैप बहुत कम हुआ है। कांग्रेस जो है बड़े स्तर पर जीती थी। देखिए, कमलनाथ जी खुद चुनाव लड़ते हैं तो बात अलग होती है। नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है। मतलब यदि मान लीजिए कि छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी इस बार भी हारती है, तो आप ये माने कि छिंदवाड़ा भाजपा फिर भारतीय जनता पार्टी आराम से नहीं जीत पाएगी। ये एक सबसे अच्छा अवसर है, जब आपकी एक लहर है, एक करंट है, आप पिछली बार 28 सीटें जीते थे। और अगर अभी भी आप जो है किसी अच्छे कैंडिडेट को नहीं लड़ाते, कोई अच्छे प्रयोग नहीं करते, तो ऐसा लगेगा कि वो ठीक है, भाजपा कह जरूर रही है, लेकिन छिंदवाड़ा में जैसे हम कहें कि कई सीटों पर कई बार ये होता है कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो अब वो पता नहीं छिंदवाड़ा में क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो अब जो है 5 जो सीटें बची हैं जिन पर की बीजेपी के उम्मीदवार आना बाकी हैं, जिसमें उज्जैन, धार है, इंदौर, भोपाल है और बालाघाट है, तो इन 5 सीटों पर आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने तो ये कह दिया है कि 5 सीटों पर हमने उम्मीदवार तय कर दिए, बस नाम की घोषणा बाकी है, लेकिन इन 5 सीटों में से जो है भोपाल, इंदौर और उज्जैन, ये तो बीजेपी के गढ़ हैं। हाँ, और यहां पर आप कांग्रेस के कैंडिडेट उतनी कांग्रेस उसको बहुत कैजुअली ले रही है, मतलब वो तो बहुत जैसे कि, और रतलाम झाबुआ जो कांग्रेस जिसमें टक्कर दे सकती थी, वहां पे उन्होंने अभी नहीं घोषित किया है। तो कुल मिलाकर जो 29 का समीकरण बनेगा, आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? 5 से 6 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा, मंडला, सतना, धार, बालाघाट, जो है वो एक रतलाम झाबुआ। दमोह में किसको कैंडिडेट बनाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे कहें कि बहुत 5-6 सीटें ऐसी हैं, 6-7 सीटें जिस पर कांग्रेस जो है वो कुछ टक्कर देने की स्थिति में, वरना अभी भी जो है वो 18 से 20-22 सीटें ऐसी हैं जहां पर कोई बहुत टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। जैसे भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है, जबलपुर है, एक सीट मुरैना हम मान सकते हैं जो कांग्रेस अगर अच्छा कैंडिडेट लाए तो टक्कर दे सकती है, वरना काफी जातिगत समीकरण है। खासकर मालवा की जो सीटें हैं जहां पर हम जाएं, तो चाहे वो इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, खरगोन है, खंडवा है, यहां पर ऐसा दिखाई नहीं देता कि कांग्रेस कोई बहुत टक्कर दे पाएगी भाजपा को। आदिवासी इलाके में ही बीजेपी को थोड़ा खतरा रहता है, जहां पर की जो आदिवासी वोट जो है वो किसी विशेष अभियान के तहत वोट नहीं करते हैं, वो उनका एक वोट का पैटर्न अलग होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले जो 2 इलेक्शन हुए हैं, 2014 का इलेक्शन और 19 का इलेक्शन, उसमें एक चीज साफ दिख रही है कि आदिवासी जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। और कई उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों इलेक्शन को देखा जाए तो 2014 में 2 सीटें केवल जो है वो भारतीय जनता पार्टी हारी थी, बाकी 27 सीटें जीती थी, एक गुना की सीट और एक छिंदवाड़ा की सीट। 2019 का चुनाव था, उसमें केवल छिंदवाड़ा की सीट हारी। तो जो सारी आदिवासी सीटें थी, आप देखिए चाहे मंडला हो, चाहे खरगोन हो, चाहे जो है वो शहडोल की सीट हो, धार की सीट हो, ये सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो इससे साफ है कि पिछले 2 इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी वोट जो है वो लोकसभा में तो अच्छे से दे रहा है। अब आखिरी सवाल पे कर लेते हैं कैंपेन पे। बीजेपी के पास है मोदी की गारंटी, आपको लगता है कि कितना सक्सेसफुल है, और अगर मोदी को देख के वोटिंग हो रही है
तो फिर तो आप प्रचार जो है जिस तरह से चल रहा है उसको तो कांग्रेस को काउंटर करना पड़ेगा, कांग्रेस को पूरी ताकत लगाना पड़ेगा। और दूसरा, कांग्रेस के पास कोई कैंपेन स्लोगन नहीं है अभी तक आया है, तो क्या करेंगी कांग्रेस के कैंपेन स्लोगन को लेकर? आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस कितनी लेट हो गई है, क्योंकि चुनाव तो आजकल में घोषित होने वाले हैं? देखिए, अब कांग्रेस ने नहीं घोषित किया तो आप देखिए अपने आप मीडिया ने, पब्लिक ने मोदी वर्सेस राहुल गांधी कर दिया, अपने आप ही इलेक्शन कर दिया। जब आप खुद ही तय नहीं कर पाए कि हमारा कौन नेता है, कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हम जो है वो चीजें जो है, तो पब्लिक ने ही तय कर दिया है कि भाई नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई चेहरा है तो राहुल गांधी है, जो 2 बार पहले भी हो चुका है। 14 और 19 में भी पब्लिक ने और मीडिया ने ही तय कर दिया था मोदी वर्सेस राहुल, और इस बार का इलेक्शन भी जो घूम फिर के जो है वो मोदी वर्सेस राहुल की तरफ चला गया है। तो कांग्रेस को मतलब एक टफ फाइट देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि वो तैयारी दिख नहीं रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कैंडिडेट्स, एक अजीब सी स्थिति है कांग्रेस में। आप देखिए, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी नेता हैं, समाज सुधारक तो है नहीं, नेता यात्रा निकाल रहा है और उसमें वोट की अपील नहीं कर रहा। हाँ, ये नहीं बोल रहा कि कांग्रेस के व्यक्ति को जिताइए, कांग्रेस व्यक्ति को वोट दीजिए। जब आप खुद ही पॉलिटिकल यात्रा नहीं निकालोगे, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हो, चुनाव के पहले आपको पॉलिटिकल यात्रा निकालना चाहिए। ये न्याय यात्रा निकालना और भारत जोड़ो यात्रा निकालना, ये सब काम जो है वो चुनाव के बाद का होता है। चुनाव में एक पॉलिटिकल यात्रा होना चाहिए, वहां कोई व्यक्ति बगल में होना चाहिए जो उस क्षेत्र का एक दमदार प्रत्याशी हो सकता है या वो दावेदार हो सकता है, उसको आपको वोट की अपील करना चाहिए। जब आप खुद ही वोट नहीं मांग रहे तो जनता आपको वोट क्यों देगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। तो हम देखिए साफ तौर पर देख रहे हैं कि कांग्रेस की अभी 19 सीटों पर नाम आने बाकी हैं उम्मीदवारों के, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 24 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर एक तरह से अपना प्रचार शुरू कर दिया है। अब मोदी वर्सेस राहुल अगर ये चुनाव हुआ तो जनता और आप दर्शक समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, और क्या हालात कितनी जोरदार टक्कर देनी पड़ेगी अपने इस चुनाव में 29 में से सीटें अपने हिसाब से लाने के लिए। लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तैयारियों की और गुंजाइश है, और बीजेपी जो 5 सीटों की घोषणा करेगी उसके बाद वो सीधा मैदान में उतर गई है मोदी वर्सेस राहुल इस चुनाव को बनाने के लिए। ये सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए एक कठिन, जिसे कहते हैं कि मुश्किल भरा काम होगा कि उम्मीदवारों को जल्दी जल्दी उनके नाम घोषित करें और अपने चुनावी मैदान में रणभूमि में आ जाए। इस मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम सिलसिलेवार अलग अलग विषयों को लेकर आएंगे और राजनीतिक हालात की जानकारी आप सबको देते रहेंगे। आपकी कोई राय हो तो हमें जरूर लिख भेजिए, और सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।